हेलो गाइस, टुडे करंट अफेयर डिस्कशन में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ है प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। तो ये न्यूज़ में क्यों है? अभी क्या हुआ है कि आंध्र प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रधानमंत्री जो आवास फाइनेंस योजना है ना, इसका नाम चेंज करके स्टेट गवर्नमेंट की जो पार्टी है ना उसके नाम पर कर दिया गया। जिससे क्या हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में 4,000 करोड़ का फंड जो था ना उस पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि इसका नाम चेंज कर दिया गया है। इससे पहले भी जब ममता जी ने वेस्ट बंगाल में ममता जी ने इसका नाम चेंज कर दिया गया था, तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट में फंड पर रोक लगा दी गई थी। तो ये तो जो पॉलिटिक्स के मुद्दे हैं अपने लिए इंपोर्टेंट नहीं है। ये आप मेंस में काम आ सकते हैं कि ऐसे जो आता है ना स्टेट सेंटर के रिलेशन पर, तो आप ये देख सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम का जो नाम चेंज कर दिया गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड रोक देती है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे आप उठा सकते हो वहां पे। लेकिन हमारा प्रीलिम में ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में कुछ पॉइंट आप जान लो। तो इसका जो मोटो है ये क्या है? हाउसिंग फॉर ऑल। हाउसिंग फॉर ऑल इसका मोटो है। हर व्यक्ति के पास अपना घर हो, और जो घर हो उसमें किचन की व्यवस्था हो, उसके साथ साथ टॉयलेट की भी व्यवस्था हो, अच्छा सैनिटेशन वगैरह हो, वैसा घर हर व्यक्ति के पास हो। इसके साथ साथ जो विमेन एम्पावरमेंट को भी प्रमोट करता है। विमेन एम्पावरमेंट को कैसे प्रमोट करता है? तो इसमें क्या होता है कि ये जो घर होता है ना, इसमें जो महिलाओं को घर दिया जाता है, मतलब व्यक्ति को घर दिया जाता है, ये महिलाओं के नाम पर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करता है। नाम महिलाओं के है तो रजिस्ट्रेशन उसका नाम महिला के नाम पर है, तो इसलिए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी ये स्कीम बहुत बेस्ट है। ठीक है, ये बात बता लो। इसके अलावा भी प्रीलिम में काफी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इस स्कीम के बारे में और पढ़ लेना डिटेल से। ठीक है, तो और हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है। ये आर्टिकल पूरा हुआ। ये तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ पे ये है तो ये पॉलिटिक्स से पूरा, ये इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पे भी दिया रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट आर्टिकल की ओर जाते हैं। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है हमारा। ये क्या है? एफएटीएफ के बारे में। एफएटीएफ के बारे में जानते हैं, बाद में न्यूज क्यों है इंपॉर्टेंट वो जान लेंगे। ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर ये फोकस करता है। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग, इसकी रिगार्डिंग जो भी पॉलिसीज बनती है ना, जो भी पॉलिसीज बनती है, स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, तो उसमें ये महन भूमिका निभाती है। ठीक है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की रिगार्डिंग जो भी पॉलिसीज बनती है, स्टैंडर्ड सेट होता है, उसमें इससे रिगार्डिंग सलाह दी जाती है, ये एडवाइस देती है, उसके रिगार्डिंग काम होता है। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव यही बता दिया, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, टेरर फाइनेंसिंग है उसको रोकना, इससे रिगार्डिंग जो भी ऑफेंस कर रहा है उस पर एक्शन लेना, यही इसका काम है। ठीक है, और स्टैब्लिशमेंट इसका कब हुआ था? तो ये 1990 में 1990 में G7 कंट्रीज है उनका समिट हुआ था। कहाँ हुआ था? पेरिस में। तब इसको बनाया गया था। किसको? एफएटीएफ को। और तब में इसमें ओनली मनी लॉन्ड्रिंग को शामिल किया था। जब ये बनाया गया था तब ओनली इसमें मनी लॉन्ड्रिंग पर ही एक्शन लेता था। मनी लॉन्ड्रिंग से रिगार्डिंग जो भी क्राइम होते थे या मनी लॉन्ड्रिंग होती थी उसके रिगार्डिंग ये देख रेख करता था। लेकिन इसमें क्या हुआ, 2001 में इसको टेरर फाइनेंस, स्टार्टिंग में ओनली मनी लॉन्ड्रिंग पे फोकस करता था, 2001 में टेरर फाइनेंसिंग पे भी ध्यान देने लग गया। तो इस चीज पे आप नोट वो चीज देख लेना, स्टार्टिंग में मनी लॉन्ड्रिंग था या टेरर फाइनेंस और मनी लॉन्ड्रिंग दोनों स्टार्टिंग से था नहीं। जबकि इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी, कब हुई थी? 1989 में। तब ओनली मनी लॉन्ड्रिंग पे ध्यान देता था। स्टैब्लिश कहाँ हुई थी? तो पेरिस में, जहां इसका हेडक्वार्टर भी है। कहाँ है? पेरिस में है। और कब हुई थी? 1989 में। ये G7 कंट्रीज है उनके द्वारा की गई थी। ठीक है, और 2001 में इनमें शामिल किया गया। क्या शामिल किया गया था? टेरर फाइनेंसिंग भी। ये चीज आप इसके बारे में याद रखना। ठीक है, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या याद रखना इसके बारे में? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में। G7 का समिट हुआ था पेरिस में, उस दौरान उसमें शामिल किया था मनी लॉन्ड्रिंग था। 2001 में टेरर फाइनेंसिंग शामिल किया था। ऑब्जेक्टिव क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग रिगार्डिंग सेफ गार्ड बनाना, इसके रिगार्डिंग जो भी पॉलिसीज बनती है, स्टैंडर्ड बनते हैं, उसके रिगार्डिंग डील करना। इसका मेन काम यही है, ऑब्जेक्टिव ये है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। कंट्री जिसमें कितनी शामिल है? तो कंट्री 39 कंट्रीज इसमें शामिल है। इंडिया ऑल्सो शामिल है। इंडिया कब हुआ था? 2010 में शामिल हुआ था इसमें। ठीक है, ये इसके बारे में जान लेना। ये देख लो। और आईएमएफ, एक मस्त चीज ये भी याद रखना, आईएमएफ, ये देखो आईएमएफ इसका ऑब्जर्वर है। प्रेवेक्स की हिंदी में बोल दो, प्रेवेक्स और ऑब्जर्वर। तो आईएमएफ इसका ऑब्जर्वर है। ठीक है, ये चीज इसके बारे में याद रखना। और फिर दोबारा मैं पॉइंट बताता हूँ, क्या है एफएटीएफ? एफएटीएफ कब है? 1989 में स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? पेरिस, फ्रांस में हुई थी। G7 कंट्रीज का समिट हुआ था पेरिस, फ्रांस में, वहां हुई थी। स्टार्टिंग में था मनी लॉन्ड्रिंग। 2001 में टेरर फाइनेंसिंग भी इसमें शामिल की गई, टेरर फाइनेंसिंग भी शामिल करी गई। और इंडिया का मेंबर बना, इंडिया 2010 में बना। और आईएमएफ इसका ऑब्जर्वर है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर पेरिस में है। ये चीज आप याद रखना। ठीक है, कंट्री कितनी शामिल है? 39 कंट्री शामिल है। ठीक है, ये पूरा होगा इसके बारे में आर्टिकल, इसके बारे में याद रखना। अब हिंदी में भी आप एक बार देख सकते हो।
ये एक सरकारी नीति निर्माण है। और ये क्या करती है, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण मतलब टेरर फाइनेंस से रिगार्डिंग जो भी क्राइम होते हैं उसके रिगार्डिंग जो पॉलिसीज वगैरह बनती है उसमें ध्यान देता है। काम वही है, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह को रोकना, उसके लिए जो भी एक्शन वगैरह लिए जा रहे हैं, पॉलिसीज बनाई उस पर अपना कार्य करना। ठीक है, स्थापना 1990 में बता दी, G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। और कौन कौन से देश शामिल है, 39 देश है, इंडिया शामिल है, इंडिया 2010 में हुआ था। और हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में। और IMF है वो प्रेवेक्स है। ठीक है, ये इसके बारे में जान लिया। अब इसके अलावा भी यहाँ पे इसकी एक लिस्ट होती है, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट, ये निकालता। अब मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको डिटेल में समझा देता हूँ। एक होती है इसकी ब्लैक लिस्ट और एक होती है ग्रे लिस्ट। अब ब्लैक लिस्ट क्या है, ग्रे लिस्ट क्या है। ब्लैक लिस्ट ऐसी होती है, इसमें अगर ऐसे देश होते हैं जो नॉन कोऑपरेटिव होते हैं, जो भी इनसे मतलब जो FATF है उनसे डील नहीं करता है, जो टेरर प्रमोट करता है, टेरर फाइनेंस को प्रमोट करता है, मनी लॉन्ड्रिंग को प्रमोट करता है, तो उनसे रिगार्डिंग ये ब्लैक लिस्ट बनाई जाती है। और उन देशों को जो ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है जो इससे बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते हैं, बिल्कुल खुलेआम टेरर फाइनेंसिंग करता है, खुलेआम मनी लॉन्ड्रिंग करता है, उनको ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है। और दूसरा होता है ग्रे लिस्ट। अब ग्रे लिस्ट में क्या होता है, उसमें ऐसे देश होते हैं जो सेफ होते हैं, किन के लिए, टेरर फाइनेंसिंग के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। वो ओपनली तो नहीं करते बट सेफ होते हैं, लाइक पाकिस्तान वगैरह। कुछ देश ऐसे हैं जो ओपनली तो नहीं करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग वगैरह, बट इनडायरेक्टली वहां पे सेफ होता है मनी लॉन्ड्रिंग करना, टेरर फाइनेंसिंग करना इन देशों में। तो ब्लैक लिस्ट, ब्लैक लिस्ट में कौन कौन से देश है, ब्लैक लिस्ट में ईरान है, नॉर्थ कोरिया है और म्यांमार। ब्लैक लिस्ट में तो ओनली 3 ही देश है, ईरान, म्यांमार और नॉर्थ कोरिया, 3 देश है। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। और ग्रे लिस्ट में बहुत सारी कंट्रीज है। अब एक चीज आप याद रखना, पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में नहीं है। पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में नहीं था, पहले था, काफी टाइम तक ग्रे लिस्ट में था, फिर अभी इन पे ऑब्जर्व वगैरह चेक करा गया तो इन्होंने कुछ सुधार उधार करे थे, इस चक्कर में इनको ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। ठीक है, FATF की 2 लिस्ट होती है, ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में बहुत सारी कंट्री है जो नॉन कोऑपरेटिव, सॉरी 3 कंट्री है जो नॉन कोऑपरेटिव होती है और ऐसे काम करती है जो इनसे डील नहीं करना चाहिए, इनसे डील नहीं करती, टेरर फाइनेंस को बढ़ावा देती है, जो मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देती है, तो उनको ब्लैक लिस्ट में करे। और दूसरी है ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट में कुछ है जो सेफ होती है मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के लिए, टेरर फाइनेंसिंग के लिए। और 3 कंट्री है जो ब्लैक लिस्ट में है, कौन सी, नॉर्थ कोरिया है, ईरान है, म्यांमार है। और ग्रे लिस्ट में बहुत सारी कंट्री है, बस रिसेंटली पाकिस्तान को इससे हटा दिया गया, जो काफी लोगों को कंफ्यूजन हो सकता था इसके बारे में। अब अगर किसी देश को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया तो उसका क्या फायदा, मतलब फायदा सॉरी क्या नुकसान होगा। किसी देश को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, मतलब नुकसान कुछ होगा कि नहीं होगा। हाँ, उसका नुकसान होगा कि उस देश को लोन नहीं मिलेगा। इंटरनेशनल जो भी ऑर्गेनाइजेशन है लाइक IMF है, वर्ल्ड बैंक वगैरह, वहां से लोन लेना है तो उसको बहुत मुश्किल से लोन मिलेगा, या तो मिलेगा ही नहीं या मुश्किल से मिलेगा। लोन की जो रेट होगी, इंटरेस्ट रेट, वो तो हाई होगी। उनको इंटरनेशनली एड मिलती है ना, सहायता मिलती है ना, वो भी नहीं मिलेगी। और IMF वगैरह से जो भी सहायता मिलती है वो भी इनको नहीं मिलती है। तो इनके ये कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, ये चीज आप याद रखना जिसके बारे में थी। ठीक है, और इंडिया जो इसके 2 ग्रुप है, कौन कौन से हैं, एशिया पैसिफिक ग्रुप और यूरोपियन ग्रुप। ठीक है, यूरेशियन ग्रुप, एशिया पैसिफिक ग्रुप और यूरेशियन ग्रुप, दोनों का इंडिया पार्ट है। ये भी चीज आप याद रखना। ठीक है ना, ये वित्तीय कार्रवाई बल FATF, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल हिंदी में दे रखा है। इसकी जो ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट क्या होती है, जिसमें ऐसे देश होते हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को बढ़ावा देते हैं, वो उसमें आते हैं। और दूसरा होता है ग्रे लिस्ट, जो इसके लिए सेफ हो जाता है, सुरक्षित माना जाता है इसके लिए। ठीक है, वो आता है ग्रे लिस्ट में। ठीक है, और ब्लैक लिस्ट में 3 कंट्री है, कौन सा है, उत्तर कोरिया है, नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार, ये ब्लैक लिस्ट में। और ग्रे लिस्ट में काफी सारे देश है, बहुत सारे देश है, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, और इसका परिणाम क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होगी अगर कोई ब्लैक लिस्ट में, तो वो भी आप बता दिए, हिंदी में भी आप देख लो। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा IMF के इसमें थे, उसमें इनको लोन नहीं दिया, IMF है, एशियन बैंक है, वर्ल्ड बैंक, इनके द्वारा लोन नहीं दिया जाता है, इनको इंटरनेशनल एड मिलती है, वो नहीं मिलेगी। काफी सारे ने प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा इनको, है ना, काफी सारी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। भारत एशिया प्रांत ग्रुप और यूरेशियन ग्रुप दोनों का पार्ट है, ये चीज आप याद रखना। ठीक है, और फिर अपना प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA। PMLA के बारे में जान लो। तो ये न्यूज में क्यों है, ये न्यूज में पहले तो आप वो जान लो। अभी क्या हुआ है, PMLA में शामिल किया गया, किसको किया गया है, CA CSS, ये जो होते हैं ना, CA CS वगैरह, ये क्या होता है, अपन को फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना है, लाइक प्रॉपर्टी लेनी है, कुछ भी ऐसा करना है, तो ये अपनी हेल्प करता है, CA CS वगैरह, इनको नॉलेज रहता है। तो अभी क्या फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है, ये CA CS वगैरह जो भी होता है ना, CA है, CS वगैरह है, ये देखो CA CS वगैरह, इनको कंपनी सेक्रेटरीट वगैरह, इनको नॉलेज है, तो इनको रिपोर्टिंग एंटिटी की, लाइक इनको रिपोर्टिंग एंटिटी की तरह ट्रीट किया है। अब ये क्या कर रहा है, इनका काम है कि कोई भी अपना इनका क्लाइंट है जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है या ऐसे कोई इलीगल एक्ट कर रहा है, लाइक मनी लॉन्ड्रिंग जैसे, तो जो CA वगैरह होता है ना,
उनको डायरेक्टली गवर्नमेंट एजेंसीज को रिपोर्ट करना है कि हमारा जो क्लाइंट है वो ऐसे एक्ट कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह कर रहा है, आप इस पे एक्शन ले लो। ठीक है, तो इनको एक रिपोर्टिंग एंटिटी बना दिया गया है। अगर वो रिपोर्ट नहीं करते हैं तो जो पीएम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट उन पर भी अप्लाई होगा कि आपने रिपोर्ट क्यों नहीं करी, आपका जो क्लाइंट है वो ऐसे काम कर रहा था, आपको पता था, आपने हमें रिपोर्ट क्यों नहीं की। तो इनको एक रिपोर्टिंग एंटिटी बना दिया गया है, जो सीए वगैरह होता है ना इनको। अब इससे फायदा क्या होगा, इसके बहुत सारे फायदे होंगे। अगर कोई इनका क्लाइंट है, पहले क्या होता है, ये खुद लोगों को सीए वगैरह होते हैं ना, ये खुद उनकी हेल्प कर देते थे, इनको बहुत नॉलेज होता है तो ये मनी लॉन्ड्रिंग में हेल्प कर देते। अब क्या होगा कि अगर अगर जाके इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह में हेल्प करी या नहीं करी और इनको पता था और इन्होंने रिपोर्ट नहीं करी, तो इनको भी, इन पर भी पीएमएलए लगा जाएगा, जिसमें इन पे केस लग सकता है। तो इसके बहुत सारे परिणाम होते हैं, वो तो आप जानते होंगे। अगर ये पीएमएलए मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लग गया तो इस पे क्या क्या परिणाम हो सकते हैं वो तो आप जानते हो, मैं भी बता भी दूंगा। लेकिन ये भी जान लो अब इन पे भी लगेगा, अगर वो नहीं करते ना, नहीं बताते गवर्नमेंट एजेंसी, तो इन पे भी पीएमएल लग जाएगा। सिंपल सी बात ये समझ गए ना आप, ठीक है। तो इतना सा जान लो। अब ये नया जो भी संशोधन है वो मैंने आपको बता दिया, और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में वो भी जान लो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है। ये डील करता है मनी लॉन्ड्रिंग से रिगार्डिंग ऐसे जो भी प्रॉपर्टी या तो मनी लॉन्ड्रिंग से खरीदी गई है या जो मनी लॉन्ड्रिंग के मनी पैसे वगैरह है उनको ये सीज कर देता है। देखो ये है ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इज प्रोवाइड दो क्वांसिफिक्शन प्रॉपर्टी ड्राइव टू मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा जो भी प्रॉपर्टी वगैरह दिखे उसको सीज कर देगा, उस पर जब्त कर लेगा। तो ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का काम है। ये देखो आप हिंदी में देख लो। अभी न्यूज में क्यों था, क्योंकि वित्त मंत्रालय ने ग्राहकों की लेन देन के लिए, वित्त मंत्री ग्राहक लेन देन के लिए कंपनी सचिवों का, चार्जर अकाउंटेंट वगैरह को इसमें रिपोर्टिंग संस्थाओं, रिपोर्टिंग एंटिटी की तरह मानना है। अब इसका काम क्या होगा वो आपको मैंने बता ही दिया। इनका काम क्या होगा, डायरेक्ट गवर्नमेंट को सूचित करना है ये एक्शन हुआ है, इन्होंने यहाँ हमने जो क्लाइंट थी वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं तो आप इन पे एक्शन ले सकते हो, नहीं लेते तो उन पे भी मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट लागू हो जाएगा। ठीक है, और इनका बहुत बहुत फायदा होगा, धोखाधड़ी वगैरह नहीं होगी, डायरेक्ट वो उन पे डायरेक्ट एक्शन ले सकते हैं। बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं, सेल कंपनी वगैरह बनाते थे, अब उनके खिलाफ जांच में आसानी हो जाएगी। और ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में जाना, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग जैसे प्राप्त जो संपत्तियां हैं उसको जब्त कर सकता है। इसमें प्रावधान ऐसा कि इससे जो भी संपत्ति वगैरह आपने ली है उसको आप ले सकते हैं, डायरेक्ट गवर्नमेंट उस पर जब्त कर सकती है। ठीक है, और अब इसके बारे में ये भी जान लो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में। तो इसमें इन्फॉर्मेशन ईडी, बहुत ज्यादा आपने न्यूज में सुना होगा ईडी का रेड पड़ी, ईडी की रेड पड़ी है, तो ईडी इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है। मनी लॉन्ड्रिंग पीएमएलए में इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, तो ईडी करती है। अब जो ईडी क्या है, ईडी है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, उसके अंतर्गत ईडी आता है। ये आप याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसके अंतर्गत आता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ, पहले है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसमें आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। उसमें काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं वगैरह, बॉडीज वगैरह गवर्नमेंट की आती है, उनमें से ईडी भी एक है जो कि इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, और जो इनकी क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। पीएमएलए एक्ट के तहत इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कौन सी है, तो ये है ईडी। तो अच्छा, इन्वेस्टिगेशन तो ये करती है, लेकिन इसमें ये क्या होता है, जो इनमें रिपोर्ट वगैरह होती है, कौन रिपोर्ट कौन लेगा, फिर उसमें प्रोसेस कौन करेगा आगे, ये करने का होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का। ईडी क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। ठीक है, जो भी आपको पास इन्वेस्टिगेशन, मतलब आपने रिपोर्ट को कर दी है, फाइनली उसका इन्वेस्टिगेशन ईडी करेगी, जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की है। ठीक है, लेकिन इसके रिपोर्ट कौन लेगा, पहले रिपोर्ट तो किसी को दोगे ना, तो रिपोर्ट लेने का काम कौन करता है, वो करता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। ये भी आता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, जो आता है फाइनेंस मिनिस्ट्री की। ठीक है, ईडी प्लस दूसरा होता है एफआईयू, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। इन दोनों का काम है, ईडी जांच करेगी, फाइनल जांच करेगी, और ये क्या करेगी, रिपोर्ट लेगा पहले, उसका प्रोसेस करेगा आगे, ये काम करने का इसका एफईयू। और ये दोनों है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, जो कि आता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत। फाइनेंस मिनिस्ट्री, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इसमें ईडी भी आता है और एफआईयू भी आता है। ये चीज आप याद रखना, ठीक है ना। और बाकी जो सीबीआई वगैरह का अलग अलग केस दिया जाएगा, अगर कोई आगे एक्शन होगा, जो भी होगा, तो अकॉर्डिंग टू केस और अकॉर्डिंग टू एक्ट अलग अलग को दे दिया जाएगा। ठीक है, अब ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में क्या क्या हो सकता है, अगर किसी पे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लग जाती है, क्या करता है, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसे सीज कर सकते हो आप, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हो, उसके जो मनी है उसको आप सीज कर सकते हो। ठीक है, और जो कमिट कर सकता है, जो ऐसा पर्सन है वो कमिट कर दिया ऑफेंस, उसको पनिशेबल होता है, उसको आप पनिश भी कर सकते हो। ठीक है, उसमें मतलब आप लगा सकते हो, इतने तूने 1000 करोड़ का करा तो तेरे पे इतने रुपए का वो दंड लगा सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हो। उसमें सीजर इंप्रीमेशन भी दिया, इंपोर्समेंट भी दे सकता है। क्या हो सकता है, उनको सीजर जैसे कि 3 साल से लेके 7 साल तक की सजा भी दे सकते हो, और ये बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, विदाउट एनी लिमिट आप बढ़ा भी सकते हो। ठीक है ना, ये चीज आप याद रखना। इसमें सीज कर सकते हो, हाँ प्रॉपर्टी सीज कर सकते हैं हम, प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं, इसे पनिशमेंट दे सकते हैं, हाँ पनिशमेंट भी दे सकते हो, इन पे वो लगा सकते हो। जैसे आपने 1000 करोड़ की लगाई तो उस पर दंड लगा सकते हो, जी हाँ दंड भी लगा सकते हैं, वो सजा भी दे सकते हो, हाँ उसमें सजा भी दे सकते हैं। कितनी 3 साल से 7 साल तक उसे बढ़ा भी सकते हो। ये चीज आप याद रखना।
अब वित्त मंत्रालय ये आप हिंदी में देख लो। वित्त मंत्रालय के विभाग, राजस्व विभाग किस में आता है, जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और ईडी इसके अंदर आता है। ईडी किसके लिए है, अपराधों की जांच के लिए ईडी जिम्मेदार है, यही बात याद रखना। और भारत में जो भी है फाइनेंस राजस्व विभाग वित्तीय खुफिया इकाई है फाइनेंस, एफआईयू। एफआईयू क्या करता है, रिपोर्ट प्राप्त करता है, ये देखो जानकारी प्राप्त करता है, इसका प्रसंस्करण विश्लेषण करता है, प्रसार करता है, के लिए जिम्मेदार है। और ईडी और एफआईयू ये दोनों किस में आता है, दोनों ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आते हैं, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, वो जांच वगैरह की 80 अकॉर्डिंग टू कोड अलग अलग को दिया जाता है। और इसमें जो कार्रवाई क्या क्या हो सकती है, संपत्ति को आप जब्त कर सकते हो, जो प्राप्त संपत्ति उसको भी जब्त कर सकते हो, ले सकते हो। और इनको दंड भी दिया जा सकता है और कठोर कारावास भी दिया जा सकता है। कितना, 3 से 7 साल तक का। जुर्माना भी लगा सकते हो, बिना किसी सीमा के आप कितना भी जुर्माना लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट ये जान लो, थोड़ा बेनिफिशियल है, इसलिए जान लो। लीव बेनिफिट फॉर वुमेन इन आर्म फोर्सेस मेड यूनिफॉर्म। इसका मतलब समझ लो क्या है। लीव बेनिफिट मतलब अगर कोई महिला है, वो प्रेग्नेंट है, तो उनको लीव बेनिफिट्स दिए जाते थे पहले, है ना। और आर्म फोर्सेस में ये क्या है, ये होता था कि उसकी आपकी रैंक क्या है। अगर आप सीनियर रैंक पे हो, ठीक है ना, आपकी रैंक क्या, सीनियर रैंक पे हो तो आपको अधिक बेनिफिट मिलते थे, और जूनियर रैंक पे हो तो कम बेनिफिट मिलते थे। अब क्या हुआ है, अब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि आप किसी भी रैंक पर हो, आपको जो भी लीव बेनिफिट में जो भी मिलते थे, वो आपको यूनिफॉर्म बेनिफिट में, आप किसी भी रैंक पर हो, लीव बेनिफिट जो भी मिलते हैं ना वुमेन के लिए, विमेन के लिए लीव बेनिफिट है वो किसी भी रैंक पर इक्वल दी जाएगी। आप नॉर्मल रैंक पर भी हो, छोटी रैंक पर, या किसी बड़े अधिकारी हो, आर्म फोर्सेस में वुमेन के लिए कोई सी भी रैंक है, उनको लीव बेनिफिट इक्वल ही दिए जाएंगे। सिंपल सी बात आप समझ लेना कि इसमें यही कहा है अभी। लीव बेनिफिट जो दी जाती थी आर्म फोर्सेस में पहले, वो यूनिफॉर्म नहीं थी, रैंक वाइज थी। अब क्या आ गया है, लीव बेनिफिट्स है वो किसी भी रैंक हो, रैंक कोई भी हो, यूनिफॉर्मली इक्वली लीव बेनिफिट दी जाएगी आर्म फोर्सेस में विमेन के लिए। फायदा क्या होगा, विमेन एम्पावरमेंट होगा, विमेन को तीनों फोर्सेस में बढ़ावा मिलेगा, विमेन अट्रैक्ट होंगी, इसलिए काफी ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए, नारी शक्ति हमारे प्रधानमंत्री जी का एम भी तो है ना, तो बस इसको बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया गया है। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये हम प्लेस इन न्यूज के लिए लोकेशन में काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। बाकी अब इसको तो मैटर नहीं करता न्यूज क्या माइनिंग, पनामा एक देश है ना, वहां पे माइनिंग हो रही थी, उसको रोकने के लिए कदम उठाए गए, तो मैटर नहीं करता अपने को। अपन बस ये है कि मैप इंपॉर्टेंट है, आप मैप जान लो। तो डिटेल से आप देखोगे ना, ये देश है यहाँ पे पनामा, ये देखो आप, यहाँ पे पनामा देश है। ठीक है, ये एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल देश है, यहाँ पे 2 देश बड़े बड़े महाद्वीप है। कौन सी, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका और नीचे है साउथ अमेरिका। ठीक है, यहाँ पे साउथ अमेरिका, इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है कौन है, पनामा। ठीक है, पनामा क्या करता है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने का कार्य करता है, ट्रांसकॉन्टिनेंटल है। ठीक है, अब इसकी लोकेशन आप यहां देख लो, नीचे नीचे गल्फ ऑफ पनामा भी है, इधर पड़ता है प्रशांत सागर, ऊपर की ओर पड़ता है अटलांटिक सागर। ठीक है, और ये लोकेटेड कहाँ है, ये लोकेटेड है कि इस्तमस के ऊपर, इस्तमस ऑफ पनामा। अब आप बोलोगे इस्तमस क्या होता है, इस्तमस एक संकीर्ण मीन्स छोटा सा लैंडमास होता है, ज्यादा चौड़ा नहीं, ज्यादा लंबा नहीं, छोटा सा लैंडमास होता है। नैरो स्ट्रिप होती है, लैंडमास की नैरो स्ट्रिप होती है, जो 2 बड़े लैंडमास को जोड़ती है। इस्तमस जो नैरो स्ट्रिप होती है, जो बड़े लैंडमास को जोड़ती है और 2 वाटर बॉडीज को सेपरेट करती है। 2 बड़े लैंडमास को जोड़ने का काम करती है और 2 वाटर बॉडीज को सेपरेट करती है। अभी पनामा इस्तमस क्या है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, 2 बड़े लैंडमास है, उनको जोड़ने का काम कर रही है। पैसिफिक और अटलांटिक ओशियन दोनों को सेपरेट काम करने का कार्य कर रही है। और इस पनामा का जो बॉर्डर टच होता है कोलंबिया से होता है, एक साइड में कोलंबिया आ गया और दूसरा कोस्टोरिको, इस दोनों से इसका बॉर्डर टच होता है। ये चीज आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट आप चीज याद रखना। प्लेस इन न्यूज में ये काफी पूछ भी सकता है ना, उसका मैप बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि पनामा का मैप लोकेशन किसी, कोस्टोरिको और नीचे कोलंबिया। ठीक है, कोस्टोरिका कोलंबिया, इन दोनों से बॉर्डर टच होता है। यहाँ पे गल्फ ऑफ पनामा है, ये चीज देख लो, ये नीचे देखा वो गल्फ ऑफ पनामा है, इधर पैसिफिक ओशियन आ गया, ऊपर अटलांटिक ओशियन आ गया। और ये आपने जान लिया इस्तमस क्या होती है, 2 लैंडमास को जोड़ने का कार्य करती है, 2 वाटर बॉडीज को सेपरेट करती है। यहाँ पे पनामा कैनाल भी है, पनामा कैनाल है जो 80 किलोमीटर ऐसी कुछ चौड़ी है, लंबी चौड़ी है, जो बहुत बिजी रहती है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसकी, जो पैसिफिक और अंटार्कटिक ओशियन को जोड़ने का काम करती है। मस्त है ये काफी। और यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज भी है और पेट्रोलियम वगैरह भी मिलता है, जिसका काफी अभी यूज नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे इतना कुछ हुआ नहीं शोषण वगैरह, तो सेपरेट है। ठीक है, आप ये पनामा के बारे में देख लो, हिंदी में भी, हिंदी वालों को समझा दूं कि पनामा का देश है जो कि 2 वाटर बॉडीज को सेपरेट करता है और 2 देशों को जोड़ने का। ये देखो पनामा यहाँ पे है, यहाँ पे कोलंबिया और कोस्टोरिको से बॉर्डर इसकी टच होती है। और यहाँ पे गल्फ ऑफ
पनामा है, ऊपर सी है कैरिबियन सी, इधर आप देख लो पैसिफिक ओशियन, सॉरी अटलांटिक ओशियन, नीचे पैसिफिक ओशियन, और ये गल सॉरी इस्तमस पे है। अब इस्तमस क्या होता है, पनामा इस्तमस पे लोकेटेड, इस्तमस दो बड़े लैंड मासेस, साउथ अमेरिका और इधर है नॉर्थ अमेरिका, दोनों को जोड़ने का काम करता है और सेपरेट करता है दो वाटर बॉडीज को। कौन कौन सी वाटर बॉडी, अंटार्कटिका और पैसिफिक। इस्तमस का मतलब यही होता है दो बिग बड़े लैंड मास को जोड़ना और दो वाटर बॉडीज को सेपरेट करना, ठीक है, ये मीनिंग होती है इस्तमस को। पनामा इस्तमस दो वाटर बॉडीज को जोड़ भी रही है, सॉरी सेपरेट भी कर रही है, और दो बड़े वाटर दो लैंड मास को जोड़ भी रही है। और कौन कौन सी जो मैंने आपको बता दिया, गल्फ ऑफ पनामा याद रखना, ऊपर कैरिबियन सी याद रखना, इसकी कोस्टोरिका से बॉर्डर टच होती है, इधर कोलंबिया से बॉर्डर टच होती है, ये मैप में याद रखना आप चीजें, ठीक है ना। चलो अपन नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं, ये बस आपको वो जानना था, ठीक है। पनामा कैनल, कैनल के बारे में भी मैंने बता दिया है, जो बहुत बिजी है, वो जोड़ने का कार्य करती है, स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सेस बहुत सारे हैं, ये इतना मस्ट नहीं है, ठीक है, बस जान लेना रिसोर्सेस बहुत सारे हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, पाकिस्तान ने लोन मांगा है आईएमएफ से, बहुत भिखारी है, सॉरी ऐसे वर्ल्ड नहीं बोलनी चाहिए, बट बेचारे की स्थिति खराब है, काफी टाइम से स्थिति खराब है, तब वो लोन मांग रहा है आईएमएफ से। तो अभी क्या हुआ है, उन्होंने स्टैंड बाई अरेंजमेंट आईएमएफ से एक लोन मांगा। स्टैंड बाई अरेंजमेंट क्या होता है, स्टैंड बाई अरेंजमेंट में ये होता है कि आईएमएफ से शॉर्ट टाइम के लिए लोन मांगा जाता है, किसी देश द्वारा अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधार करने के लिए शॉर्ट टाइम में लोन लिया जाता है, कहां से, आईएमएफ से। इसमें क्या होता है, इसमें वोटिंग होती है, वोटिंग करके किसी भी जो देश डिमांड कर रहा है उसको लोन दिया जाता है। अब इंडिया ने किया है, इंडिया ने ना तो हाँ बोला है ना बोला है, इंडिया इससे दूर हो गया वोटिंग से, ना वहां पे वोट दिया है ना मना करा है कि आप दो, मतलब आपकी चॉइस है, इंडिया ने वोट नहीं। अब ये क्या होता है, ये भी चीज आप याद रखना, अगर कोई वोट देता है तो किसको देता है, खिलाफ देता है, विरोध देता है, क्या करता है, क्या ये आईएमएफ डिस्क्लोज करता है, सबको बता देगा कि इसने किसको दे दिया, नहीं, आईएमएफ नहीं बताता है कि आपने किसको दिया नहीं दिया। फिर कैसे पता चला भाई कि पाकिस्तान को वोट दिया नहीं दिया, इंडिया रिवोक करा। इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद बताया कि हमने सिर्फ वो करके, हम ना तो वोट दिए ना हम इसके खिलाफ करें, इस हिसाब से इंडिया का पता चला। बाकी आईएमएफ कभी नहीं बताता कि हमने किसने किसको वोट दिया नहीं दिया वगैरह, ये चीज आप याद रखना, ठीक है। अब हम आईएमएफ के बारे में जानते हैं। आईएमएफ स्थापना कब हुई थी, स्टैब्लिश इन 1944, ठीक है। 1930 में आया था, 1930 में आया था ग्रेट डिप्रेशन, बहुत भयंकर डिप्रेशन आया था, ठीक है। और उसके बाद में ऐसा डिप्रेशन नेक्स्ट टाइम ना आए इसलिए बनाया गया था 1944 में, 1944 में बनाया गया था आईएमएफ। प्रेजेंट कितने मेंबर है, 190, 190 मेंबर है, 190 मेंबर है इसके, ठीक है, देश का है, ठीक है। और इसके जो मेंबर कितने होते हैं, जो इनका बोर्ड होता है उनके मेंबर कितने होते हैं, तो अभी 24 मेंबर है इसके बोर्ड के। और इसकी चुनाव कौन करता है, इनको इलेक्ट कौन करता है, वो कंट्रीज के या ग्रुप ऑफ कंट्री के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये इसके बारे में। अब इंडिया इसमें मेंबर है, यस इंडिया इसका मेंबर है, ठीक है। और एक बात ये भी जान लो, इसमें परसेंटेज वाइज होता है, जितना आप इसको वो आप बजट दोगे उस हिसाब का आपको परसेंटेज होता है। तो इंडिया का परसेंट क्या है, 0.35% इंडिया का है इसमें, ठीक है। और इंडिया के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो रिप्रेजेंट करते हैं बांग्लादेश को, भूटान को, श्रीलंका को। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि वहां पे वो इनकी ओर से भी बात करेंगे, श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान, इनकी ओर से भी बात करेंगे, ये चीज भी ध्यान रखना। और जो आईएमएफ है और वर्ल्ड बैंक है, दोनों को ब्रेटन वुड्स सिस्टर भी, ट्विंस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, दोनों की स्थापना साथ साथ में हुई थी, ये चीज भी याद रखना। और एसबीए स्टैंड बाई अरेंजमेंट, ये क्या होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया, आपको शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया जाता है, जो आपकी बैलेंस ऑफ फाइन पेमेंट की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है उनको सोल्व करने के लिए शॉर्ट टाइम के लिए लोन दिया जाता है, ये चीज आप याद रखना। अब हिंदी वाले भी देख लो, वित्त मंत्रालय ने अभी बताया है कि हमने अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष थी उसमें स्टैंड बाई जो विरोध था उसे रोक दिया गया है, और भारत ने इससे बैठक से दूरी बना ली थी, इसके बारे में स्पष्ट कुछ कहा। तो आईएमएफ के बारे में हिंदी में जान लो, आईएमएफ कब स्थापना कब हुई थी, 1939 में हुई थी, सॉरी 1944 में हुई थी, और 1930 में आया था ग्रेट डिप्रेशन। अभी मेंबर कितने, 190 मेंबर अभी भी। और काम क्या है, ये आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देती है, मौद्रिक हेल्प बढ़ाती है, आपस में आपको कोई फाइनेंशियल कंडीशन वगैरह सुधारनी उसमें हेल्प करती है। मेंबर कितने इसके बोर्ड के, 24 चॉइस मेंबर है इसमें। और कौन मेंबर डिसाइड करता है, ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज डिसाइड करती है, ठीक है। अब कोई मतलब वोट देता है किसी कंट्री, कोई कंट्री वोट देता है किसी बिल पर, किसी भी बात पर, तो उसको आईएमएफ डिस्क्लोज करता है, नहीं आईएमएफ डिस्क्लोज नहीं करता है। भारत का परसेंटेज कितना है इसमें, भारत का 3.5% है, ठीक है। और भारत के जो अधिकारी है वहां पे बैठे कार्यकारी अधिकारी, वो श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। और एसबीए क्या है, एसबीए शॉर्ट टर्म में लोन दिया जाता है, उसके बाद भुगतान संतुलन से निपटने के लिए। भुगतान संतुलन क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, आपका जो फाइनेंशियल बजट वगैरह को निकाल के भुगतान संतुलन निकलता है, उसके बारे में आप जानते ही हो, इकोनॉमी में आपने पढ़ाई होगा। उससे निपटने के लिए
ये सहायता देती है शॉर्ट टर्म के लिए, ये चीज आप जान लो, ठीक है। और अभी एक और आर्टिकल है, ये देख लो। अपने पंजाब में पराली जलाई गई, क्या होती है पराली आप जानते हो, फसल को मतलब जो फसल के बाद में जो बच जाती है ना, फसल की कटाई के बाद में। और उनको जलाते क्यों है, बहुत सारे रीजन होते हैं भाई। तुरंत उनको खेती करनी होती है, इसके लिए जो बचा हुआ पार्ट होता है ना, उनको ना तो कोई यूज होता है, इसलिए वो जला देता है कि नेक्स्ट सीजन कर सके, तो इसलिए उनको जला दिया जाता है। उसका लॉस क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे जलाया जाता था, जिसका प्रॉब्लम होती है दिल्ली में एयर क्वालिटी की कंडीशन बहुत बिगड़ जाती है। अभी आप जानती हो, अभी से ये सिचुएशन है। और यहाँ पे 3200 पराली जलाई गई थी मैक्सिमम एक दिन में, जिसका परिणाम दिल्ली वाले भुगतेंगे। तो बहुत अब इसमें क्या क्या सुधार हो सकते हैं वो आप मेंस में देख लो, तो प्रीलिम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है पराली वाला। बार बार न्यूज में आता है, हर बार दिल्ली में इस टाइम में सिचुएशन हो ही जाती है। और इसकी प्रॉब्लम क्या होगी अगर दिल्ली में एयर जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, इसका प्रॉब्लम तो आप जानते हो कितनी सारी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। अभी स्कूलें बैन हो गई है, स्कूलें वहां पे बंद है, ठीक है। और जो ह्यूमन हेल्थ है वो भी बिगड़ रही है, मानव का जो जीवन काल है वो भी कम हो रहा है, खतरे में, बहुत सारी दिक्कतें होती है, सांस लेने में तकलीफ वगैरह, वो तो आप छोड़ ही दो, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है नेपाल में जो अर्थक्वेक हुआ है उसके बारे में। अब इसके बारे में क्या न्यूज है, न्यूज तो अभी नेपाल में 6.4 रिएक्टर स्केल के भूकंप आया है। अब नेपाल में भूकंप बार बार क्यों आते हैं, तो नेपाल है वो, यहाँ पे एक तो है इंडो ऑस्ट्रेलियन और एक है इंडो ऑस्ट्रेलियन और दूसरी है यूरेशियन प्लेट, उन दोनों की बॉर्डर पर है। अब दोनों में कुछ भी खिंचाव होता है तो नेपाल में आता है बार बार भूकंप, ठीक है। ये चीज आप याद रखना। रिएक्टर स्केल क्या है, रिएक्टर स्केल 1935 में इसको रिसर्च किया, खोजा गया था। और ये अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड को बताता है, कितनी तीव्रता से वो भूकंप आया उसके बारे में ये चीज बताता है। तो भूकंप को मापने का यंत्र है, आप सिंपल हिंदी में समझो तो, है ना। भूकंप मापने का यंत्र है रिएक्टर स्केल। और आने का रीजन मैंने आपको बता दिया है। और अब भूकंप के बारे में भी आपको 3-4 वर्ड होते हैं, आपको समझा देता हूँ। भूकंप के बारे में एक वर्ड होता है फोकस, फोकस या हाइपोसेंटर, ये भी भूकंप है। अब मैं सिंपल सा, ये लैंडमास है, ये यहाँ पे ये फोकस है हाइपोसेंटर, यहाँ से भूकंप की जिस पॉइंट से भूकंप आया है फर्स्ट ऑफ ऑल, वो पॉइंट है जहां पर भूकंप फर्स्ट स्टार्ट हुआ है, उसे कहा जाता है फोकस या हाइपोसेंटर। और एपिसेंटर क्या होता है, एपिसेंटर ये पृथ्वी ये अंदर का है जहां से भूकंप आया है। बाहर आने पर जो लैंड मास है ना, लैंड मास सरफेस, अर्थ की सरफेस है, वहां सबसे पहले भूकंप कहां आया है, उसे कहा जाता है फोकस। एपिसेंटर या हाइपोसेंटर, ये सॉरी, हाइपोसेंटर और फोकस क्या है, फोकस या हाइपोसेंटर क्या है, जहां से भूकंप की स्टार्ट हुआ, अर्थक्वेक फर्स्ट स्टार्ट हुआ है। और एपिसेंटर क्या है, एपिसेंटर वो पार्ट है जहां सरफेस पे फर्स्ट टाइम भूकंप का पता चला कि यहां पे भूकंप आया है। तो एपिसेंटर अलग है, फोकस हाइपोसेंटर अलग है, ये चीज आपको पता होगा। सिस्मिक वेव क्या है, सिस्मिक वेव जिस जिस एनर्जी से जो भूकंप होता है वो अपनी जिस एनर्जी से रिलीज करता है, जिस इंटेंसिटी से एनर्जी रिलीज करा जाता है, उसे कहा जाता है सिस्मिक वेव। ये चीज आप याद रखना, सिस्मिक वेव याद रखना, फोकस को याद रखना, एपिसेंटर को याद रखना। ये 3 चीजें टर्म अलग अलग होती है भूकंप की, आपके मेन को पार्ट में भी है, इन चीज को याद रखना, ठीक है। और फिर ये आप देखो, यहाँ पे दिया हुआ है ये दिया हुआ फोकस, यहाँ पे भूकंप आया सबसे पहले, और उसके बाद में एपिसेंटर, ये सरफेस है, यहाँ पे शो हुआ। तो ये चीजें आप याद रखना, ठीक है। हमारा है नेक्स्ट आर्टिकल है वो सीड कैपिटल असिस्टेंस फॉर SHG। पहले तो SHG क्या होता है, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप मीन्स छोटे छोटे, मतलब काफी सारे लोग मिलकर एक ऐसा छोटा स्मॉल ग्रुप बना देता है, जिसका काम क्या होता है, जो अपने जो फाइनेंस होता है, जो मनी होती है, पैसे होते हैं, उनको इकट्ठा करके बैंक या कहीं पे फंड इकट्ठा करता है। तो एक ग्रुप बन जाता है सेल्फ, खुद का काम करने के लिए एक ग्रुप बनाया जाता है, जिसे सेल्फ हेल्प ग्रुप कहा जाता है। बहुत सारे लोग मिलकर, स्पेसिफिक ह्यूमन मिलकर ऐसा ग्रुप बनाया जाता है, जो अपने सारे पैसे इकट्ठा करके, सब मिलकर छोटे पैसे इकट्ठा करके बैंक में रखते हैं, ग्रुप बना देते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। अभी न्यूज में क्यों है, और सीड कैपिटल क्या होता है, दूसरा टर्म है सीड कैपिटल। सीड कैपिटल, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हो ना, ठीक है, उसमें आपको पैसे की जरूरत होती है, फाइनेंस की जरूरत होती है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में जीरो लेवल पर आपको जो फाइनेंस दिया जाता है उसे सीड, मतलब क्या होता है, बीज होता है। बीज कब हो जाता है, स्टार्टिंग में। तो सीड कैपिटल मींस, टर्म से आपको समझ में, सीड कैपिटल में स्टार्टिंग में दे देता है, ऐसा फंड या ऐसा कैपिटल जो बिजनेस या कोई भी काम करने के लिए स्टार्टिंग में देता है, जिसे कहा जाता है सीड कैपिटल। तो ये जो चीजें समझ में, सेल्फ हेल्प ग्रुप समझ में आ गया और सीड कैपिटल आपको समझ में आ गया, ठीक है। 2 चीजें आ गई। अभी न्यूज में क्यों है कि प्रधानमंत्री जी ने 380 करोड़ का सीड कैपिटल दिया गया, किसको दिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप को। क्यों दिया गया, रीजन क्या है और इससे क्या फायदा होगा। रीजन ये होगा, देने का रीजन ये है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, उनकी जो क्वालिटी जो भी बनाते हैं, जो भी वो चीजें बना रही है, उनकी तो क्वालिटी अच्छी हो, मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी अच्छी हो, और उनकी पैकेजिंग अच्छी हो। मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी और पैकेजिंग अगर अच्छी होगी तो वो चीजें आप काफी ज्यादा हद में बिकी जाएगी, उनको काफी फायदा होगा। तो इसलिए उन्होंने सीड कैपिटल दिया है 380 करोड़ का। ये बेनिफिट भी होगा, और सेल्फ हेल्प ग्रुप का बेनिफिट क्या हो तो बहुत है, वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह होता है, वो चीजें। अब दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये भी आप जान लो इसके बारे में,
ये भी काफी इंपॉर्टेंट योजना है। जो मेन इसका काम है, जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत आती है, जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में चलती है योजना। ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें? ऑब्जेक्टिव है रूरल पुअर विमन है ना, उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप में जोड़ना, उसको एम्पावरमेंट करना। दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कौन सी मिनिस्ट्री में आता है? ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? रूरल में जो पूर्व मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब महिलाएं है ना, उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत उनको बढ़ावा देना, उनकी कंडीशन में सुधार करना, विमन एम्पावरमेंट करना। ओवरऑल आप समझ रहे हो, विमन एम्पावरमेंट करना। ये देखो दीनदयाल अंत्योदय योजना, ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत गरीब महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप में संगठित करना और इस मिशन मोड में है और उसकी हेल्प करना। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।